नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस की सबसे तेज तर्रार प्रवक्ताओं में से एक अलका लांबा का, जो कि खुद एक विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी में एक इनवाइटी भी हैं, जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बिल्कुल। स्वागत अलका लांबा आपका। धन्यवाद। चाय वाला इंटरव्यू में धन्यवाद। चाय पियेंगे और आपसे बातचीत होगी। बिल्कुल जरूर। सीडब्ल्यूसी तो बहुत बड़ी बात है ना, उसमें शामिल होना अच्छा लगता होगा ना? मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। जब मैं वर्किंग कमेटी की सदस्य नहीं थी तो ऐसा लगता था मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन वर्किंग कमेटी में आने के बाद ये एहसास हुआ मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं कांग्रेस। क्या बात है। एक जिम्मेदारी का खूबसूरत लाइन कही है आपने, मैं कांग्रेस हूं। और कितने कांग्रेस में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे लगभग 30 साल होने वाले हैं। 30 साल। 30 साल की मेहनत आखिरकार 3 दशक रंग ला रही कह सकते हैं। 18 साल छात्र राजनीति से, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट से, एनएसयू राष्ट्रीय अध्यक्ष, और लंबा सफर तय करके आज इस पड़ाव पर आए हैं। कांग्रेस पार्टी में यहीं से शुरू करते हैं। ये जो 3-5 राज्यों के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी में माहौल थोड़ा सा गमगीन तो जरूर होगा, क्योंकि सबने उम्मीद लगा रखी थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों जीतेंगे। आप भी कितने दावे करती थी, मेरे ही शो पे बैठ के आपने कितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी आप। मानक जी, देखिए, स्वाभाविक है जब आप मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत, ईमानदारी से की गई मेहनत, और सामने परिणाम दिख रहा है कि अच्छा आने वाला है, और एकदम से अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अच्छा चुनाव आप जीत रहे थे, क्या ऐसा हो गया कि आप हार गए? तो बिल्कुल हम सबके लिए एकदम से शॉकिंग था। हाँ, क्यों नहीं पढ़ पाए जमीन पर जो चल रहा था? इस बार एग्जिट पोल भी सारे फेल हो गए, हम पढ़ पाए, कई जगह हम भी फेल हुए। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, सिर्फ ये कांग्रेस ही नहीं सोच रही थी, जितने सर्वे और आप जैसे लोग और बहुत से पत्रकार जमीन पे भी थे, हम भी थे, कहीं कुछ ऐसा लगा ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर अभी लगता है जिसका डर था कि ईडी का जो बहुत बड़ा रोल है, क्या चुनाव परिणाम में वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा कि आपने बीच चुनाव में 15 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अपनी ईडी को भेजा, हर तरीके हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान को बिठा लिया आपने बीच चुनाव। सो लगा कि ईडी का जो दबाव का बनाया जा रहा है, क्या उसका परिणाम में रिफ्लेक्शन दिखेगा? जनता में गलत मैसेज चला गया। गलत मैसेज नहीं मैं कहूंगी, लेकिन उस दबाव का जो है चुनाव को डाइवर्ट करने का, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हमारी गारंटी टॉप पर जा रही थी, लोगों में पसंद था, एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं था, और छत्तीसगढ़ में हम नंबर 1 पे सरकार बना रहे थे। लेकिन ईडी से जो समय की बर्बादी हो जाती है, जो मुद्दों से डाइवर्ट करके महादेव ऐप के झूठ पर, और वो भी देखिए प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे। अच्छा, आप तो तीनों राज्यों में गई ना? मैं छत्तीसगढ़ नहीं गई इन चुनावों में, पर मैं बाकी 3 राज्यों में मैं रही। एमपी में, राजस्थान में और तेलंगाना में, तीनों में मैं थी। तो इनमें सबसे ज्यादा झटका आपको कौन से राज्य की हार पर लगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़? पहले नंबर पे मैं फिर कहूंगी छत्तीसगढ़। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, बहुत मजबूती से लड़े, और वहां की जो ओपीएस गारंटी थी उस पर मैं हिमाचल जीत कर आए हैं, है ना। सो ये था कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आएगा, और दूसरे पर हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई हमें शक नहीं था। तेलंगाना भी हम पूरा मान के चल रहे थे, जो आया भी। लेकिन राजस्थान ये था कि एक रिवाज है, हर 5 साल बाद बदलता है, तो हम मान कर बैठे हुए थे। राहुल गांधी जी ने भी एक सभा में बहुत पहले कह दिया था गहलोत जी को कि आपकी राजस्थान में टक्कर है करके, ये कहा उन्होंने। सो वो सब तैयार भी हुए, और हमारी देखिए कुछ भी हो, हम 70 लगभग 69 सीटें जीते हैं अभी भी राजस्थान में। तो वहां पर ये था कि शायद सर्वे जो बता रहे हैं, लोग जो बता रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं था अशोक जी के खिलाफ, हम वहां पर भी बना जाएंगे। लेकिन हाँ, रहा पर थोड़ा बहुत मैं कहूंगी फिर मलहम लगाने का काम हमारे जख्मों पर तेलंगाना ने किया, जहां पर हमने 10 साल बाद पूर्ण बहुमत से वापसी ही नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री शपथ ले चुके, पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, और हमने जो गारंटी दी थी उस पर मोहर भी लग गई है। अब मोदी जी तो कह रहे हैं हमारी 56% सरकारें रिपीट हो जाती हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो तो बहुत 8-10% भी सरकारें रिपीट नहीं करवा पाती है। इससे साफ है कि अब प्रो इनकम्बेंसी का जमाना आ गया है बीजेपी के राज में। क्या जवाब देती हैं इस पर आप? क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी सरकारें रिपीट नहीं हो रही? आप चुनाव लेवल फील्ड जो होता है, लेवल प्लेइंग वाला आप लेकर आइए। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आपको अगर 100 रुपया मिलता है, उसमें से 95 रुपीज भाजपा को जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किस मकसद से दे रहा है? तो धन सबसे बड़ी बात आती है, यहां पर बराबरी नहीं है। फिर उसके बाद आता है, आप सत्ता में है तो ताकत है, संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरीके से, हम जो कहते हैं कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है, तो
यूं ही नहीं चुना मुख्य न्यायाधीश 5 जजेस की बेंच ने इस फैसले को सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति अब अकेले सरकार नहीं करेगी, मुख्य न्यायाधीश भी उसमें बैठेंगे, सरकार बैठेगी और विपक्ष बैठेगा। पर क्या हुआ, आपने सत्ता और संख्या के दम पर अध्यादेश लाए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया और अब 2:1 से मुख्य चुनाव आयुक्त के। तो ये लगता है कि एक निष्पक्षता होनी चाहिए, सत्ता का हो, संवैधानिक संस्थाओं का हो, धन का हो, यहां पर बराबरी नहीं है। तो मुश्किल है लड़ाई जब आप कांग्रेस पार्टी का भी एक सबसे बड़ी पार्टी होती थी, आज कमजोर है। हाँ। और बीजेपी ताकतवर बड़ी पैसे वाली पार्टी है। मानक जी, हमें इस बात का गर्व भी है कि 403 सीटें जीतने का इतिहास श्री राजीव गांधी जी और कांग्रेस के नाम पर है। 403, उसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है और हमें पता है हमें उस दौर में वापस लौटना है और हम लौटेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 50 साल उन्होंने राजनीति चुनावी अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पूरे किए, किताब जारी की। सोनिया जी वहां खड़ी हुई उसका जिक्र कर रही थी। तो हमारे पास अगर कहें सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, महिला कहें, युवा कहें और खड़गे साहब, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जिसको आप देख रहे हैं, इंडिया अलायंस के 28 दलों को एक रखकर लगातार अब हम आगे बढ़ने की कोई चेहरा आपको लगता है इंडिया अलायंस का होना चाहिए नरेंद्र मोदी के सामने, या बिना चेहरे के हो मुझे जाएगा? लगता है इंडिया अलायंस की बैठक में ये खुद सब तय करेंगे कि उन्हें मुद्दों पर जाना है या चेहरे से चेहरा लड़वाना है। और अभी तक मुझे ये लगता है कि चेहरे से मुद्दे लड़ेंगे। वहां एक चेहरा है और यहाँ मुद्दों की राजनीति होगी। आप इतना खुलकर अपनी बात कहती हैं अलका, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अक्सर आप विवादों में रहती हैं, कंट्रोवर्शियल, हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आपके आगे पीछे घूमती रहती है। आप कभी सोचती हैं बैठ के कि इतना ये मेरे साथ क्यों होता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं तो खुल के बोलूंगी और बोलूंगी तो ये विवाद तो होगा, ये तो नेचुरली है? मैं सच बताऊं मानक जी, मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि ये मेरी चीज विवादित है और इसको कहने से एक विवाद बने। मुझे जो सच लगता है, जो मुझे लगता है बिना डरे, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मेरा अनुभव है 30 साल की राजनीति का, उसमें जो चीज मुझे जैसे दिख रही है मुझे वैसे बोलना है और करना है, और मैं करती हूँ उसकी परवाह किए बिना। चाहे वो पार्टी की लाइन से मेल ना खाता हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पार्टी की लाइन के पर निजी राय भी तो हो सकती है। नहीं, पार्टी उसका सम्मान करती है, बहुत बड़ी बात है। अभी हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और मेरी पहली वो मीटिंग थी, और वो मीटिंग हैदराबाद 2 दिन चलती है, 80 लोग बोलते हैं और जिसको जो बोलना था, जिसको जो कहना था, वो सबने कहा है। ये मुझे ताकत लगी, ये असली लोकतंत्र है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनकर आता है और वो वही आजादी सबको देने पर विश्वास भी रखता है कि जिसको जो कहना है। और हमने दिल खोलकर अपने अपने विचार, चाहे पार्टी की लाइन रेजोल्यूशन के माध्यम से बाद में जो कुछ भी आई हो, लेकिन उससे पहले हमने अपनी बात को रखा। हाँ, अनुशासन ये कहता है कि अब पार्टी की जो लाइन रेजोल्यूशन जो हुआ है, सहमति जो बनी है, वही अब सर्वमान्य और वो होना भी चाहिए। ठीक है, तो फिर से पूछ लूं? बिल्कुल। दिल्ली की कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए मुझे पता है मुश्किल नहीं है। मैं फिर कहूंगी कुछ फैसले इंडिया अलायंस की बैठक में होने, और मैं उस बैठक का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूं। वो बैठक जब भी होगी, जो भी निजी राय फैसला, देखिए अभी तो मुझे लगता है हम 24 की जो लड़ाई है, एक देश में ऐसी सरकार है जो तानाशाह है, संविधान लोकतंत्र की हत्या करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को कुचलना चाहते हैं, उसकी हर आवाज को। तो इन सबको, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए बेशक हमें कुछ भी त्याग भी करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो भी करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन हम लाइक माइंडेड लोग हैं, हम वो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो बिल्कुल देश के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर एक मत है। तो फिर जब आपने ये कहा था कि हमें दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया है, तो उस पर इतना विवाद क्यों हुआ था? मैंने वही कहा मानिक जी, मैं स्टेटमेंट जब देती हूँ उसमें विवाद था कहाँ। हमारी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग से हम बाहर आते हैं और यही चर्चा हुई थी। 18 राज्यों पर घंटों चर्चा राहुल गांधी जी, खड़गे जी कर चुके थे। हमारा 19वां नंबर था, उसके बाद झारखंड 20वां नंबर था। तो यही हुआ कि हमें चुनाव में जा रहे हैं, 7 दिल्ली की सीटें हैं, संगठन को 7 पर तैयारी करनी है। अलग बात है, हमारी तैयारी का फायदा, वो बात की बात हाँ, हमारी जो तैयारी है वो हमारे जो सहयोगी रहेंगे उन्हें मिलेगा, और उनकी तैयारी है, उनका जो वर्कर बूथ का है वो हमारे काम आएगा। तो दोनों, तो मैंने तो तैयारी शब्द यूज किया था। आई डोंट नो आम आदमी पार्टी से ये विवाद क्यों हो गया? हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी तक पहुंचा और बड़ा स्टेटमेंट हुआ। लेकिन ठीक है, राजनीति है, और मुझे है कि उसके बाद सब चीजों के बाद मैं वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी। अब जैसे आपका एक और स्टेटमेंट था जो आपने शरद पवार को लेकर दिया था। बिल्कुल, आपने ट्वीट कर दिया था ना, डरे हुए लालची लोग, आपने कह दिया था। शरद पवार की तस्वीर डाली थी गौतम अडानी के साथ, उस पर खूब बवाल हुआ था
क्योंकि शरद पवार अभी भी या। उनका जो गुट है एनसीपी का, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आपके सहयोगी हैं। तो उस पर भी पार्टी में कुछ हलचल देखिए, हुई? मैंने जब ये फोटो शेयर किया था, है ना, तब इंडिया अलायंस नहीं बना था और एनसीपी उसका हिस्सा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम हर एक को देख रहे थे कि इस लड़ाई को, जो पूंजीपति, जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात है, जो उनका 10 लाख करोड़, लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो रहा है, दूसरी तरफ किसान आत्महत्या कर्ज में डूब कर रहा है। सो ये था कि राहुल गांधी एक चेहरा है जो अडानी के खिलाफ लगातार सबूतों के आधार पर संसद के अंदर हो बाहर हो बोल रहे हैं, उनकी सदस्यता तक चली जाती है। लेकिन कौन से और लोग हैं जिन्हें बोलना चाहिए और जो खामोश हैं? खामोशी नहीं है, उनसे मिल रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ। तो वो तस्वीर, उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। वो तस्वीरें थी। लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही अडानी जो है वो पूरी तरह गलत है, पर पूरी तरह से उन्हें आज की सरकार छोटे एमएसएमईज बर्बाद करके, छोटे व्यापारी उद्योगों को खत्म करके सारी ताकत, सारी संपत्तियां, सारी वेल्थ एक आदमी के हाथ में दे रही है। हम उसको बैलेंस करने के फेवर में है। हम उसके अडानी के, हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं। पर कुछ और पार्टियां भी ऐसी हैं, खैर शरद पवार के अलावा, जो बिल्कुल इंडिया गठबंधन में ही हैं, जो अडानी के खिलाफ नहीं है। हाँ, तो फिर ये कैसे मेल कैसे खाएगा आगे, जब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा? मैं फिर कह रही हूं, हम अडानी से निजी दुश्मनी राहुल गांधी जी की हमारी नहीं है और ना हम उसके निजी खिलाफ हैं। हम जो देश की वेल्थ है, देश की जो संपत्तियां हैं, देश का जो व्यापार है, वो एक ही आदमी की झोली में डालने के खिलाफ है। वो अडानी है, वो कोई और भी हो सकता। हम चाहते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ने के ये कारण है कि आपने छोटे छोटे एमएस को, उद्योगों को खत्म कर दिया है। आपने सब कुछ एक को सौंप दिया है। उसे बैलेंस करिए, उसे बैलेंस करिए। और स्वाभाविक है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में किसका है, इसका जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जवाब नहीं देते, आप सदस्यता छीनने पर आ जाते हैं। महुआ की सदस्यता हो, राहुल गांधी जी की सदस्यता हो, दो मुखर चेहरे हैं जो अडानी पर सवाल जो है कहा जा रहा है मत पूछो, पर वो पूछते चले जाते हैं और उनकी सदस्यता जाती है। पर सवाल खड़ा है, सवाल खड़ा। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपके करियर में पीछे जाना चाहता हूं। एक समय था जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और आप आम आदमी पार्टी चले गई, और वहां से चुनाव जीतकर आप विधायक भी बन गए। बिल्कुल। तो कांग्रेस छोड़कर पहले बताइए, आम आदमी पार्टी में क्यों गई थी? मानक जी, अच्छा वो ये सवाल पूछा। मैं आम आदमी पार्टी में नहीं गई थी, मैं रामलीला मैदान गई थी। मैं उस आंदोलन में गई थी, है ना, अन्ना आंदोलन में गई थी। और मैं 11-12 वहां रही, 12 में पार्टी बनी, मैं उसमें शामिल नहीं हुई थी। 13 को इन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी मेरे घर आए और मुझे कहा मैं 13 को चुनाव विधानसभा आम आदमी पार्टी की सीट पर लो। मैंने उनको इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा मकसद सिर्फ पार्टी में आकर किसी का चुनाव लड़के विधायक बनना नहीं है। एक बड़ा मकसद है जो रामलीला मैदान में आपने स्वराज, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया है। अगर कुछ सच्चाई है तो देश के सामने आनी चाहिए। मैंने वो किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 14 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं। मुझे वो चीज प्रभावित की और मैं वहां पहुंचती हूं। पहले वाराणसी में बेनिया बाग और वाराणसी के गांव में गर्मी में, मई के महीने में मैं प्रचार में कूदी, केजरीवाल जी के लिए, केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि मुझे लगा ये उस विचारधारा या उस चेहरे को टक्कर सीधे दे रहा है। उसके बाद मैं पार्टी के सदस्य बनी हूं। मैंने उसके बाद सदस्यता ली और 15 का चुनाव जब आया तब एक बार हुआ कि अब आपको लड़ना है। 28 सीटें हमारे पास आई थी, अगर आप लोग लड़ोगे तो बहुमत आएगा। और मैं लड़ी, बहुमत मिला, विधायक बनी। और मुझे उस बात का कोई मलाल नहीं है कि लोगों ने जब मुझे चुना तो 5 साल, एक आप जब राजनीति में होते हैं तो इच्छा होती है कि लोग आपको चुने, अपना मत दें, विश्वास दें और आप उनकी आवाज बनकर उस सदन में गूंजे, है ना, जिस सदन से चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा है, लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और मैंने 5 साल, अगर आप अटेंडेंस रजिस्टर दिल्ली विधानसभा को उठाएंगे, 100 में से 100 अगर किसी की अटेंडेंस है तो वो अलका लांबा की है, क्योंकि वो मेरे ऊपर कर्ज था लोगों का। और अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सवाल किसने पूछे और सबसे ज्यादा मुद्दों पर कौन बोला, तो नंबर 1 आज भी अगर आप स्पीकर सर को कहेंगे तो वो मेरे नाम पर है। और इस बात का मुझे गर्व है। ओके, तो फिर ऐसा क्या होगा कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वापस आप कांग्रेस में आ गई? हम तो सुनते हैं वो राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने के कोई प्रस्ताव था, उसी पर आपका मतभेद हुआ था? 2 कारण थे मानक जी। पहला कारण ये था कि हरियाणा में राम रहीम के ऊपर फैसला आना था। मैं दिल्ली विधानसभा विधायक थी और सदन भी था उस दिन हमारा। सुबह फैसला आया कि राम रहीम दोषी करार दिए गए, बलात्कार हत्याओं के मामले में उम्र कैद, एक फैसला आया।
मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम सब पीड़िताओं के साथ खड़े उस लड़ाई को हरियाणा की बेटियों की लड़ रहे थे। जब वो फैसला आया तो मैंने फेसबुक लाइव गई और मैंने इस बात की खुशी जाहिर की कि न्याय की जीत हुई है। संघर्ष जो चल रहा था, बाबा राम रहीम दोषी करार दिए गए और मेरा फोन फेसबुक लाइव जारी हो और लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का फोन बज रहा था और मैं उसको काट रही थी। लाइव खत्म हुआ, मैंने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को फोन किया, सर आपका फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पाई, मैं क्यों फेसबुक लाइव पर थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैंने उनको कहा राम रहीम दोषी करार दिए गए। एंड उन्होंने जब मुझे बोला तो मुझे लगा ये वही शख्स हैं जो निर्भया आंदोलन करके बेटियों की सुरक्षा की बात में शीला दीक्षित जी को घेर रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, हरियाणा में हमें चुनाव लड़ना है और राम रहीम के लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो तुम्हारा लाइव देखकर मुझे फोन कर रहे हैं कि रुकवाओ इसको। तो उन्होंने मुझे फेसबुक का मेरा लाइव डिलीट करने को कहा। मैं कहा सर विधानसभा है, मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे वहाँ पर भी आज इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया जाए। मैं विधानसभा पहुंची, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे बात नहीं की। मैं स्पीकर के पास गई कि सर आज मुझे इस मुद्दे पर बोलना है। उन्होंने मुझे इजाज़त दी, एक मुख्यमंत्री ने मना किया है। वहाँ मुझे पहला झटका लगा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरी फेसबुक लाइव डिलीट करने को कहा गया, जो मैंने नहीं किया। वहाँ थोड़ा खटास पैदा हुई। फिर दूसरा ये हुआ कि दिल्ली विधानसभा, देश का भारत रत्न, किसी एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने से ना दिया जाता है ना लिया जाता है। और वो राजीव गांधी थे, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, देश के जो है भारत रत्न, और शहादत दी, देश के लिए कुर्बानी दी उस शख्स ने। और दिल्ली विधानसभा में एक दिन प्रस्ताव आता है कि आज विप जारी है, सबको विधानसभा में रहना है, राजीव गांधी जी के भारत रत्न के वापसी का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाना है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने स्पीकर से मिली और केजरीवाल जी से मेरी उस दिन से बात नहीं हो रही थी, मैंने उनसे बात की तो बोल रहे हैं हाँ ये प्रस्ताव आ रहा है, जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। जो हिम्मत भाजपा नहीं दिखा पाई कि लोकसभा में या अपनी विधानसभाओं में ये प्रस्ताव लाए, वो हिम्मत आप क्या भाजपा का दबाव है, इशारा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? विप जारी था और मेरे पास दो ही रास्ते बच गए थे कि या तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर दूं जो पास करके केंद्र को भेजा जा रहा है कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस हो, और या फिर मैं अपनी सदस्यता की परवाह किए बिना इस विप जो जारी है उसके खिलाफ वोट करूं। और मैंने उसके खिलाफ वॉकआउट किया। उसके बाद मेरी सदस्यता गई, जिस पे मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन उसके बाद एक कॉल आता है अहमद पटेल जी का, सोनिया जी बात करेंगी, और मेरे लिए वो बहुत भावुक थी क्योंकि लाइव जा रहा था हर टेलीविजन पे कि दिल्ली विधानसभा में भारत रत्न वापसी का राजीव जी को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ और एक अकेली आवाज, क्योंकि 70 विधायकों में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं था, जीरो थे, तो वहां पर एक आवाज थी। उनको महसूस हुआ कि ये दिल से आज भी कांग्रेसी है। ये कहा गया कि उसके खून में आज भी कांग्रेस है, और उनको लगा कि भावुक हुई कि एक शख्स तो है जो आज उस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ या वॉकआउट का, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी के ही सारे विधायक तो सब एक तरफ थे। तो उस समय हुआ घर वापसी करो, और बस मैं सीधा 10 जनपद थी और मेरी घर की वापसी हुई। और मैं कांग्रेस में जो मैंने अपना 22-23 साल बिताए और उसके बाद मैंने फिर वापसी की, और आज 5 साल फिर वापसी, तो लगभग आप सोच लीजिए 5 साल वहाँ विधायक थी, इसलिए मुझे बने रहना पड़ा। बीच में भी हुआ इस्तीफा दे दूं, पर मैंने कहा नहीं, लोगों ने 5 साल के लिए चुना है, मैं उनके ऊपर कोई उपचुनाव थोप कर या बीच में धोखा दे के नहीं जाऊंगी, मैं अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं दूंगी। फिर वही विप का फैसला था कि मेरी सदस्यता रद्द की गई। तो वो शुरू में मोह भंग क्यों हुआ था कांग्रेस से, जब आप अन्ना आंदोलन में जुड़ गई और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में भी चली गई? देखिए, मोह भंग नहीं था। 15 साल से शीला दीक्षित जी दिल्ली में थी और बहुत अच्छा काम किया था। वो पूरे अन्ना आंदोलन को जो दिल्ली कांग्रेस है हल्के में ले रहा था। बहुत सी स्टेटमेंट आ रही थी, जैसे शीला जी ने भी कहा था कि एक बरसात में कुछ चूहे आ जाते हैं, तो केजरीवाल ने बड़ा उसको खेला उसको। सो मैं बार बार इन्हें कह रही थी कि जो आंदोलन हो रहा है, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हुई थी, मैंने आपको कहा, लेकिन मैं शामिल नहीं हुई थी वहां पर और ना इनको छोड़ा था मैंने, तो मैं इनको बता रही थी कि मैं रामलीला ग्राउंड जा रही हूँ, नई दिल्ली से सीधा हेड ऑन केजरीवाल ले रहा है और आप इसे हल्के में मत लीजिए, ये चुनाव आप समझ नहीं पा रहे हैं। और जो नतीजे आए उसके बाद उनको समझ आया, यानी जनता का जो मूड था, आप चाहती थी कांग्रेस पार्टी उसको पढ़ने की पूरा कोशिश बदल रहा था। अच्छा, जिससे मुझे भी लगा कि पूरी दिल्ली बदल रही है, और जो दिल्ली सोचती है वो मैं सोचती हूँ, क्योंकि यहीं पली हूँ, पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ। संघर्ष 30 साल का इस दिल्ली में मैंने, तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी जब आप कांग्रेस छोड़ रही थी? सच बताएं, लोगों को ये था कि ये बहुत बोल रही है और सब बता रही है।
लेकिन मैंने उस समय राहुल जी अध्यक्ष थे, तो मैंने उनसे समय मांगा ताकि मैं सारी बात करके एक बार बात करके जाऊं। वो समय नहीं मिल पाया और मुझे था कि अहमद जी ने मुझे इस बात की शिकायत बाद में की जब घर वापसी हुई कि तुम्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मैडम के लिए, हम सबके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने कहा जब तुम विधानसभा पहुंची, इवन अशोक गहलोत जी मिले और उन्होंने देखा कि तुम जीत के विधानसभा पहुंची हो और तुम जब बोलती थी हमें गर्व होता था कि ये सब यहाँ से सीख कर गई है। तो मुझे भी लगा कि इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने जो भी सीखा वो यहीं से सीखा है। और जब राजीव जी की बात आई तो वो मेरे लिए एक बड़ा था पार्टी। तो आम आदमी पार्टी में आपको ले जाने का श्रेय आप किसको देती हैं? कौन था? मनीष सिसोदिया थे या? देखिए, मेरे घर पे जो मीटिंग हुई सबसे पहले वो मनीष सिसोदिया जी के साथ ही हुई, फिर संजय सिंह और कुमार विश्वास, ये पूरी एक टीम थी जो पूरा जमीन पर किसको लेना है, कहाँ लेना है, सारा फैसले करती थी। पहले एक टीम ही फैसले लेती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखा कि अब फैसले एक आदमी एक कमरे में बैठकर अकेला लेता है और उसका व्हाट्सएप मैसेज जो आता है वही फॉलो करना पड़ता है और कोई उस पर सवाल भी नहीं पूछ सकता। बाद में ये होता चला तो कोई पछतावा नहीं है आपको कि आप 5-7 साल के लिए कांग्रेस छोड़ के चली गई थी? नहीं, मैं उस टाइम पर जब मैंने छोड़ा तो या मैं गुमनाम घर में कहीं पड़ी होती तो अलग बात था, लेकिन मैं विधानसभा में थी। तो दिल्ली को करीब से जाना, उसके मुद्दों को जानना, उस पर कानून कैसे बनते हैं, बहस कैसे होती है विधानसभा में, ये मेरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहूँगी। राजनीति में तो संगठन की और संघर्ष की 30 साल है, पर एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि के तौर पर वो 5 साल मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यर्थ गए। बहुत कुछ सीख कर, हिम्मत लेकर वापस लौटी मैं। कितने चुनाव लड़े आपने कुल मिलाकर? मैं सबसे पहला चुनाव 27 साल की उम्र में मदन लाल खुराना जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष थे, मोती नगर में उनके सामने लड़ी थी। और कितने वोट मिले थे उस टाइम आपको? मुझे 15,000 से ऊपर वोट मिले थे और मदन लाल खुराना जी कहते थे, लोग कहते थे शेर के सामने बकरी कांग्रेस ने डाल दी है और करके जो है जमानत जब्त हो जाएगी। पर मैं 15,000 से ऊपर वोट लेकर एक शानदार उनसे मुकाबला मैंने किया। और मदन लाल खुराना जी पूरा समय अब मोती नगर व्यस्त हो गए थे कि लोगों ने कहा आप इस लड़की को हल्के में मत लीजिए, ये चौथी मंजिल चढ़ती उतरती है, छात्र राजनीति से आई है, स्टूडेंट्स में इसका युवाओं में पड़ा है। सो मदन लाल खुराना जी दिल्ली की मीटिंग छोड़ के लास्ट के दिन में मोती नगर बैठ गए। उससे हुआ क्या, दिल्ली हार गए वो, शीला जी जीत गई। आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, मुझे याद है उस समय भी सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था। परिणाम के अगले दिन मैं सोनिया जी को कहा, मैंने मैडम माफी चाहूंगी, मैं चुनाव हार गई। इसने किसने कहा तुम हारी हो, हम जीत गए दिल्ली। तो वो एक मकसद था कि उनको घेरना था, जिसमें उनको लगा तुम कामयाब हुई हो और वो हम जीत गए हैं। वो पहला चुनाव था? वो मेरा पहला फिर चुनाव था। फिर दूसरा मैं यहीं से लड़ी 2015 का, आम आदमी पार्टी वाला, चांदनी चौक से आप जीती? चांदनी चौक से जीती मैं। वहां कितने वोट मिले थे आपको, याद है? वहां पर मेरे को 38,000, 40,000 के करीब। वो तो आप सोचिए झाड़ू पर मिला। आज भी जो वोट है वो मेरा नहीं था, वो बिल्कुल झाड़ू का था। और आज भी जो मेरे बाद विधायक बने हैं वो भी 15 साल कांग्रेस के विधायक थे, जिनको मैंने पिछली बार हराया। वो आम आदमी में गए तो आज वो भी जीत गए। जिसको भ्रष्टाचार में केजरीवाल हरा चुके थे उन्हीं को टिकट देकर आज वो विधायक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर एक और चुनाव लड़े? उसके बाद फिर 20 का दिल्ली विधानसभा जब आया तो पार्टी ने मुझे कहा आप सिटिंग विधायक हो वहां से, तो आपको देखना, आप अगर लड़ना चाहती हैं, क्योंकि सर्वे ये कह रहा था कि मुश्किल है फाइट दिल्ली में अभी हमारे लिए। पर सोनिया जी ने मेरे ऊपर फैसला छोड़ा कि मैं लड़ना चाहती हूँ या नहीं। परिणाम बहुत जो हमारा इंटरनल सर्वे था दिल्ली में, वापस वही 0 दिखा रहा था सर्वे। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी परिणामों की चिंता किए बिना, क्योंकि मेरा काम है। लेकिन मेरा जामा मस्जिद जो इलाका था, CA/NRC के ऊपर बहुत आंदोलन, प्रोटेस्ट हो रहे थे और पूरा वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। तो वहां पर मोदी जी की रामलीला मैदान में रैली होने से ये होगा कि वोट जो है बटा नहीं कांग्रेस और आम आदमी में, वो फिर एक तरफ से टोटल केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हुआ और कांग्रेस वापस 0 पर आई वहां पर। लेकिन लोकसभा जस्ट उससे 1 साल पहले हुआ था 19 में, कांग्रेस 7 में से 5 सीटों में, केजरीवाल तीसरे नंबर पर थे, हार गए सब जगह से और हम वहां जीत कर आए। तो ये चलता है। पर ये तो विधानसभा के चुनाव हुए ना, तीन जो आपने लड़े। इससे पहले आप डूसू का चुनाव तो जीती थी? बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट थी आप? 1995 में। वहां 80 कॉलेज थे और दिल्ली के पूरे कोने में फैले हुए थे। तो वो कहते थे दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर होता है, क्योंकि पूरी दिल्ली फैली हुई, 3 लाख छात्र हैं। और मुझे याद है 50,000 से ऊपर का उस समय मार्जिन था और मैं 19 साल की। तो वो राजनीति में एंट्री थी आपकी? वो मेरा पहला राजनीति में एंट्री, पहला चुनाव आते ही और बहुत भारी बहुमत से हमारे तीनों
उम्मीदवार जो थे वो हारे। और उस समय क्योंकि तिवारी कांग्रेस बन चुकी थी, नैना सानी कांड हुआ था और एबीवीपी बहुत स्ट्रांग थी उस समय पर। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, दिल्ली उनके हाथ में थी। उस समय पर मैंने वो चुनाव अकेले अध्यक्ष का, एक ही सीट हमने जीती। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे लिए 19 साल में अध्यक्ष जीतना और प्रधानमंत्री जी से मिलना, और उन्होंने कहा कि तुमने नैना साहनी कांड की जो लपटें थी उसे ठंडा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये था कि मुझ तंदूर बनाकर लेकर आए थे वो, और तंदूर में नैना साहनी नहीं अलका लांबा दिखाई गई थी कि ये वो पार्टी है जहां पर महिलाओं के साथ ऐसा होता है, अगली नैना साहनी अलका लांबा होगी। तो एक डर भी था 19 साल में, नई नई राजनीति में, परिवार में कभी कोई राजनीति में ना था ना है, और मुझे नहीं लग रहा आगे भी कोई होने वाला है। लेकिन हिम्मत मिली, लड़े। सोनिया जी खड़ी थी, मेरी वो मुलाकात हुई कि तुमसे उम्मीद है, लड़ो। और वो मेरी मुलाकात भी सोनिया जी से 1990। आपने दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाई की है ना? दयाल सिंह आप दिल्ली में ही पली बड़ी, सब दिल्ली में ही? दिल्ली में ही। पूरा एजुकेशन दिल्ली में ही हुआ? दिल्ली में ही। तो आपके माता पिता क्या करते थे? मेरी माता जी तो हाउसवाइफ रही। हम 6 बहनें थी, भाई नहीं था। माँ ने बहुत प्यार से संभाल कर रखा, और राजनीति को तो सबसे पहले मेरी माँ ने ही मना किया। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी और राजनीति की बात हुई तो पिताजी से बहुत लड़ी भी, क्योंकि बेटियों को, 6 बेटियों को जिस तरीके से उन्होंने पाला और जैसा माहौल था। पर पिताजी मेरे डिफेंस में सिविल इंजीनियर रहे, डिफेंस में, तो उनका अलग सोच था। उन्होंने कहा ठीक है, माँ को मत बता, तू कर। और जब मैं जीती तो अखबार लेकर पड़ोसन जो है मेरी माँ के पास गई कि ये बेटी तुम्हारी अध्यक्ष बनी है, और हर अखबारों में था उस समय। वहाँ यकीन हो गया कि ये कुछ करके दिखाएगी। बिल्कुल। फिर माँ भी ताकत बन गई पीछे खड़े होकर। पिता तो थे, फिर माँ का भी साथ मिला और यहाँ तक का सफर तय हुआ फिर मेरा। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन दयाल सिंह से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री मेरा सेंट स्टीफेंस कॉलेज से है। स्टीफन से एमएससी किया है? राइट। उसके बाद मुझे लगा अब राजनीति छोड़कर कुछ दूसरी लाइन चूज करूंगी, तो मैंने बीएड किया, एमएड किया, और टीचर के लिए काफी स्कूल में अप्लाई कर दिया था। इतनी सारी पढ़ाई? लेकिन हाँ, बीएड, एमएड और एमएससी काम नहीं, अभी मास्टरी हो गया राजनीति में 30 साल। साइंस में पढ़ाई करने के बाद और पॉलिटिक्स, मतलब बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है ये। मैं आपको वही बता रही हूँ, जब मैं दयाल सिंह कॉलेज में थी, अपनी एमएससी केमिस्ट्री की लैब से फुर्सत नहीं मिलती थी। पर यह है कि भाषण देना और डिबेट करना। राजेश खन्ना जी का घर हमारे सामने वाली कोठी थी, वो नई दिल्ली के सांसद थे राजेश खन्ना जी, कौन उनका फैन नहीं होगा। हमारे कॉलेज में फंक्शन होता है, मुख्य अतिथि, उनको बुलाया गया और उनके सामने मुझे भाषण देने का मौका जब मिला तो वही है, इंदिरा जी, राजीव जी मेरे आदर्श रहे, और पता था कांग्रेस के हैं, तो मैंने बोला बस। उसके बाद दूसरों का चुनाव था अगले महीने, उन्होंने कहा एक लड़की है, जाकर पकड़िए उसको अगर तैयार। राजेश खन्ना ने कहा था? राजेश खन्ना जी ने। सलीम अहमद एनएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको कहा ओहो, आपके एनएसयू के लड़कों से पूछो, वो लड़की एनएसयू में नहीं है तो उसको शामिल करके लड़वाइए। वहां से पहली बार ये बात। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको पॉलिटिक्स में राजेश खन्ना लाए थे? राजेश खन्ना जी ने एक विचार रखा, नई दिल्ली के हमारे वही का ना, दयाल सिंह कॉलेज के सामने वाला लोधी 40 नंबर कोठी उनका था, और मुख्य अतिथि हमने दयाल सिंह में बुला ली, सर सड़क पार करना आ जाइएगा। सो ये कि वहाँ वो सलीम अहमद आए, एनएसयू आए, सब आए। और लेकिन मेरी पहली मुलाकात जो सोनिया जी से हुई, वहाँ मुझे और इस बल ताकत मिली, और पिताजी को भी समझ आया। नहीं तो हमारी तिवारी कांग्रेस भी थी, अजय माकन जी भी आए मुझसे मिलने के लिए, जब उनको पता लगा तो उन्होंने भी कहा कि तिवारी कांग्रेस से लड़ना चाहिए। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि असली, और फिर पिताजी जानते थे राजनीति को, उन्होंने बताया सोनिया गांधी वाली कांग्रेस ये है और एनएसयू ये, वो सब, फिर फैसला लिया और लड़ी और जीती। क्या बात है। लेकिन दिल्ली में तो आपकी पार्टी की हालत इतनी खराब है, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कुछ उम्मीद है दिल्ली में कांग्रेस जिंदा हो पाएगी? और कौन जिंदा कर पाएगा उसे? देखिए, उम्मीद पर कहते हैं दुनिया कायम है ना। उम्मीद हमने कभी नहीं छोड़ी है। अभी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर लवली जी हैं, जो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली सरकार में एमएलए और मंत्री रहे हैं, सांसद लड़े हैं, अनुभव है उनके पास। और लगातार हम सब पार्टी अब एकजुट होकर, जो भी कुछ हमारी कमियां रही उस पर चर्चा हुई, गलतियां जो हुई उस पर चर्चा हुई, उसका पूरा हमने बनाया और आगे बढ़े हैं। अब हमारी 13 तारीख को ही दिल्ली के सारे विधायकों को अरविंदर लवली जी ने बुलाया है लंच पे, घंटों बैठेंगे, बात होगी, और 25 की तैयारी भी शुरू कर रहे हैं हम साथ में। 25 वाले चुनाव की, दिल्ली के चुनाव 24 के साथ 25 की भी तैयारी है, जाहिर है। और मुझे पता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस को जिंदा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उसमें आप भी हैं, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस में आप 25-30 साल से जुड़ी हुई हैं। आगे क्या प्लान है अलका? विधानसभा तो आप जा चुकी हैं, अब लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी या राज्यसभा जाना आप प्रेफर करेंगी? देखिए, मैं फिर कहूंगी 30 साल की राजनीति है, संघर्ष संगठन की है।
संघर्ष और संगठन से आगे बढ़कर लगता है कि लोगों का एक जो वोट है, जो आपका विश्वास आप पर पैदा करता है कि आप उनकी आवाज बनकर उस सर्वोच्च मंदिर लोकतंत्र के सदन में पहुंचे, लोकसभा। उनके हक अधिकारों के लिए। तो पार्टी अगर बिल्कुल ये सही समझेगी तो दिल्ली से मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मुझे ये मतलब मौका फाइटर मिले। थी, फाइटर ही रहेंगी, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि हाँ राज्यसभा भी ठीक है, नहीं चुनाव लड़के जाऊंगी, जीत के जाऊंगी तो सदन अभी में। राज्यसभा की कोई इच्छा नहीं है। अभी है कि संघर्ष और जमीन पे लोगों के मत से, वोट से, एक एक वोट से ताकत मिलेगी। ओके, अब अलका, अब इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प और सबसे मुश्किल राउंड, आई नो रैपिड फायर राउंड। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, है। चलेगा? मेरे लिए सबसे मुश्किल यही होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें दिल की बात निकलती है। ओके, कोशिश करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। ओके, अलका लांबा, आपकी सबसे बड़ी भूल पूरे जीवन की या करियर की? मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई भी रिग्रेट है या कोई भी मेरी ऐसी गलती है। मुझे नहीं लगता। सबक बहुत है, सबक बहुत है, पर रिग्रेट नहीं है कि ये गलती की। ओके, सबक, कोई सबक? सबक बहुत मिलते हैं, एक नहीं, अनेकों सबक, हर कदम पर सबक ठीक मिलता है, है। ओके, ऑलराइट। सबसे बड़ी कामयाबी किसे मानती है? दिल्ली में- CWC जाना, विधानसभा जाना? मैं फिर कहूंगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरा संघर्ष, विश्वास, पार्टी ने मुझे वहां पर पहुंचाया है, पर लोगों के एक मत से दिल्ली विधानसभा, मैंने कहा लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पे पहुंचना एक अपना सम्मान ओके, है। अलका लांबा का राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे लिए तो सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी। आम आदमी पार्टी में बिताए दिनों को कैसे याद करती हैं, कम शब्दों में? बहुत ज्यादा उसमें मैंने उतार चढ़ाव देखे, पर दोनों से मैंने सीखा है, दोनों से सीखा है। मतलब अच्छी यादें ज्यादा हैं या बुरी यादें ज्यादा हैं? बुरी ज्यादा है, क्योंकि मैं लड़ती रही, संघर्ष करती रही, वो मेरा हमेशा जो है रहा उन लोगों के साथ, खासतौर से केजरीवाल जी के साथ। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अलका? हम तो सब चाहते हैं जिन्होंने भारत जोड़ा है, भारत जोड़ने के प्रयास में है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से राहुल कश्मीर गांधी। तक, श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी। देश का अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा है? मुझे लगता है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा जी। हाँ, 90,000 की पाकिस्तान की फौज को इस देश के सामने घुटने टिका देना, बांग्लादेश की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर एक महिला, पहली अब तक की इकलौती महिला, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ओके, और बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है अभी तक? बेस्ट चीफ मिनिस्टर मैं फिर कहूंगी शीला दीक्षित? बिल्कुल, है ना, मुझे पता था। बिल्कुल क्योंकि मैं बहुत दिल्ली से हूँ और बहुत करीब से उनको देखा, और 15 साल वो रही, एक लंबा सफर तय किया। दिल्ली को उनका बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा में? इंडिया अलायंस के मीटिंग में तय होगा, और जितने पे भी लड़ेंगे जीतेंगे सब। पंजाब में कितनी सीटें लड़ेंगे? पंजाब में वही इंडिया अलायंस में तय होगा मीटिंग में। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? घोटाला तो हुआ है, घोटाला तो हुआ है। घोटाला हुआ है। ओके। देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? सबसे भ्रष्ट कहेंगे जो सबसे क्योंकि घोटाला संवैधानिक, आपने कहा ना, इसीलिए उसी से जोड़ के मैंने अगला सवाल हाँ, पूछा है। जो देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठा है, जिसने इस देश पर नोटबंदी थोपी, सदी का सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो वो नोटबंदी है, और उसको थोपने वाला देश पर जो है वो सबसे बड़ा घोटाला। ओके, और सबसे बहादुर नेता इस देश का कौन है? आज की डेट में तो श्री राहुल गांधी ही हैं। बिना डरे इनकी ईडी 55 घंटे बुला लिया, इनकी सदस्यता ले ली, जेल भेजना था, सब कुछ कर लिया, वो डर नहीं रहा है, और उनका नारा है डरो मत। ओके, तो सबसे ईमानदार नेता देश का कौन है आज? नहीं, अब अगर सबसे ईमानदार की बात करेंगे तो ये होता है कि कौन लाभ के पद पर लंबे समय रहा, सत्ता और ताकत में रहा, है ना, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। 10 साल रहे और उनके दामन में कोई दाग नहीं, और जो भी भाजपा ने कभी आरोप लगाए साबित नहीं कर पाए आज तक। सो ईमानदारी में कहेंगे सबसे ज्यादा डॉक्टर मनमोहन। पर उनके कार्यकाल में तो बहुत घोटाले हुए बाद में, कितने UPA 2 साल, में। मैं ये कह रही हूँ, आरोप लगे, जांच हो गई, 10 साल कम दे हो गए, कितने दोषी करार देकर जेल में, नाम बताइए मानव जी, नाम बताइए। कोयला घोटाले में तो कई कन्विक्शन नाम नहीं, नेता के नाम बताइए, हमारा कोई पूर्व सांसद का नाम बताइए, मंत्री का नाम बताइए। मनमोहन सिंह जी भी यही है 10 साल से। आरोप लगना, जिन्होंने कोयला के घोटाले पे आरोप लगाए, विनोद राय, किताब लिखी, मुकर गए वो भी। देश का सबसे अच्छा वक्ता कौन है? सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है, जिसका भाषण आपको खूब पसंद आता हो? किसी का भी नाम ले सकती हैं, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में, कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी में। मैं फिर कहूं तो आज सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है। ओके। तो जब नेता विपक्ष के तौर पर वो बोलती थी, और आप मानेंगे नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमें कहती थी
सुषमा जी को सुना कर उन्होंने मुझे निजी तौर पर कहा कि कभी हम भी विपक्ष में बैठेंगे और अपनी बात को कैसे दम से रखना है। जबकि सुषमा जी बेल्लारी गई कर्नाटका, सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, पर उनके जो रिश्ते थे संसद में आपने देखा होगा। तो वक्ता के तौर पर अगर आप कहेंगे तो सुषमा जी को मैं खूब सुनती क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने अच्छी बात बताई है। ये सच्चाई है। ओके, देश का सबसे मेहनती नेता कौन है? बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी हैं। वो तो 3-4-5 घंटे सोते हैं, 365 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते। आपके हिसाब से सबसे मेहनती नेता मानिक जी, मैं ये पूछूं कि एक शख्स 18 घंटे काम कर रहा है और पूरी देश की 140 करोड़ की आबादी के लोग सो रहे हैं, देश कामयाब होगा? यानी कि अगर वो 18 साल कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इस देश का किसान हो, जवान हो, वो भी उतनी या उससे ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती ही नहीं है। तो बात यह है कि ये देश हर एक के खून पसीने से बना है, मेहनत से बना है। उस मेहनत में मजदूर की मेहनत है जिसने आपके लिए स्कूल और अस्पताल और बड़े बड़े डैम खड़े किए, उसमें वैज्ञानिक हमारे शामिल हैं, उसमें हमारे अध्यापक, हमारे टीचर शामिल है। तो मुझे लगता है एक आदमी अगर इसका श्रेय लेगा कि 18 घंटे सिर्फ प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता कोई है तो होगा आपके हिसाब से जो बहुत मेहनत करता है, सबसे मेहनती नेता। नहीं, एक नेता की मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपकी कामयाब प्रयास हो रहे हैं तो एक कलेक्टिव मेहनत होती है। चाहे वो भाजपा में अगर आप अकेले मोदी जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, उसके पीछे एक पूरी लीडरशिप है। सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है? अन्याय श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ सबसे ज्यादा। उस महिला ने इस देश के रीति रिवाज, संस्कार सबको स्वीकार किया, पहन, खान पान, और आज भी जब उस महिला पर विदेशी होने का आरोप लगता है, विदेशी होने का और इतने निजी हमले होते हैं, और वो महिला आज भी ढाल बनकर सब कुछ सुनती है, सब कुछ सहन करती है और यहीं बसी रहती है और यहीं से आगे बढ़ने का रास्ता दूसरों के लिए, हमारे जैसों के लिए, देश के लिए निकालती है। तो मुझे लगता है उनके साथ जब भी कुछ कहा जाता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अन्याय उस महिला के साथ हुआ इस देश में। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक कौन रहा है? आपको शीला दीक्षित जी दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि वो 15 साल उनको। अरविंद केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देंगी चीफ मिनिस्टर के तौर पर? मैं फिर कहूंगी, मैं अभी उनको 50 पर रखूंगी, 5 पर। ना फेल है ना पास है, ना फेल है ना पास, बिल्कुल एज पर है। बिल्कुल, क्योंकि फ्री के अलावा अगर आप दिल्ली की हवाओं को देखेंगे, द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कैपिटल दिल्ली है। क्राइम कैपिटल देखेंगे तो नंबर 1 पे अलग है कि वो अकेले क्राइम के लिए दोषी नहीं है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन आता है दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था। लेकिन दिल्ली को देखेंगे, यमुना का पानी, पीने का पानी जहरीला, हवाएं जहरीली, अपराध की राजधानी है। तो उस हिसाब से जो शीला जी ने दिल्ली बनाई थी उसे बर्बाद होते हुए देखकर दुख हो रहा है। और नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, मैं फिर कहूंगी, अगर आप देश के रुपए को गिरता देखेंगे, अर्थव्यवस्था को, बेरोजगारी को, महंगाई का, नहीं, उन्होंने पीआर पे, अपने खुद के सेल्फ प्रमोशन पे, मैं एक आदमी सीना ठोक कर पार्लियामेंट में थे घमंड से, है ना। सो मुझे लगता नहीं, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ एक 2, 3, 4 भी नंबर भी नहीं भाई, आप तो विरोधी हैं, आप तो जीरो भी कह सकते हैं। 2-4 नहीं कह रही, जिनको लाभ, कुछ को तो स्वाभाविक है, कुछ को मिला होगा, सबको नहीं मिला है, तो इसलिए मैं कहूंगी उनको तो शायद मैं 4 नंबर पर रोक दूंगी। 4 नंबर, ओके। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। ठीक है? फिर मुश्किल काम दिया आपने मुझे। ओके, शरद पवार। ठीक है, फिलहाल हमारे इंडिया अलायंस के मार्गदर्शक हैं, वो खड़े हैं ताकत बनकर इंडिया अलायंस। पहले तो आपने डरे हुए लालची लोग कहा था ना, इसलिए। नहीं, वो जो इंडिया में आ गए हैं, अभी कुछ दल, अभी भी बात है, मायावती जी बाहर है, लेकिन कुछ लोग अभी सब चीज लड़ रहे हैं। मार्गदर्शक आगे वो कर रहे हैं, सीनियर है, अनुभवी है, बहुत पुराने नेता हैं। ओके। अरविंद केजरीवाल। टूटे नहीं, बस झुके नहीं, भाजपा के जो है जेल भेजने की उनको तैयारी को लेकर डटे रहे, डटे रहे, इंडिया गठबंधन में भी बने रहे और आगे बढ़े। अजीत पवार। भ्रष्ट आदमी है, मैंने नहीं, अजीत पवार एनसीपी, हाँ, भाजपा के उप मुख्यमंत्री, हाँ, जिनको प्रधानमंत्री जी चक्की पिसवा रहे थे, 75,000 करोड़ के आरोप लगा रहे थे, हाँ, जिन्हें ईडी जेल भेजने चाह रही थी, लेकिन ईडी ने सारे मामले खत्म कर दिए। वो अजीत, हाँ, वही अजीत पवार, उनके लिए क्या कहूं, सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। ओके। ज्योतिरादित्य सिंधिया। सत्ता का लालची है, ओके। शीला दीक्षित। अब तो वो स्वर्गीय हो गई हैं, एक हमारे पीछे एक लेगेसी छोड़कर गई हैं, एक हमारे सामने आने वाली दिल्ली का एक रोड मैप भी हमें दिखा कर गई हैं कि कहाँ छोड़ा उससे आगे ले जाना। शीला जी बिल्कुल। ओके। सोनिया गांधी।
एक साहसी महिला है। साहसी महिला। राहुल गांधी। राहुल गांधी मैं फिर कहूंगी एक बहुत ही ईमानदार देशभक्त। ईमानदार देशभक्त, ओके। प्रियंका गांधी। वो भी ना डरने वाली महिला है, जिसे आप इंदिरा गांधी जी की तरह डरा नहीं सकते हैं। वो भी आज महिला जब पैलेस्टाइन और इजराइल के साथ खड़ा दिखना होता तो इंदिरा जी की तरह जिसके साथ अन्याय है उसके साथ खड़ी हुई लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से वो ट्वीट कर रही है, अपनी बात को रख रही है। ओके। तो कुमार विश्वास। नहीं है, बहुत अच्छे कवि हैं, ईमानदार हैं और बिल्कुल वो आम आदमी का भविष्य हो सकते थे, मुझे ये है। क्योंकि एक बार आप लोग साथ ही में गए थे शायद, या वो पहले से थे आम आदमी पार्टी में? साथ नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री बन गए, तो ये हुआ कि दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का कन्वीनर कौन होना चाहिए। लोकतंत्र है, हम कुछ विधायक बैठे थे, चर्चा हुई और हमें सहमति बनी कि कुमार विश्वास जी को पार्टी सौंप के आम आदमी पार्टी पूरे देश में जाए, क्योंकि केजरीवाल जी का ज्यादा समय दिल्ली ही बेहतर है, बहुत काम है, बहुत चुनौतियां हैं। वो मीटिंग महंगी पड़ी कुछ विधायकों को। वो भी एक लड़ाई थी जो मेरी और केजरीवाल जी की हुई कि मीटिंग किसने बुलाई, और वो मीटिंग मेरे घर में हुई थी। तो उसमें हुआ कि लोकतंत्र है, कन्वीनर का संविधान में लिखा हर 1 साल में चुनाव होगा, 10 साल 12 साल में एक ही कन्वीनर है केजरीवाल जी, कोई चुनाव नहीं है। ये तो संविधान में लिखा, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं और सहमति है करने, लेकिन वहां पर तो कुमार विश्वास ने जो नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ी, आपको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ था? अन्याय हुआ उनके साथ। जब उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था। ये हमारा फैसला था, वो चाहते हैं, ऐसा नहीं था। उस मीटिंग में कुमार विश्वास जी थे, आशुतोष जी थे, आशीष खेतान जी थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये सब लोग थे। हम कैलकुलेट ही करते रह गए कि कौन कौन जाएगा। 3 सीटें हैं, तो ये और संजय सिंह तो जाएंगे, कुमार विश्वास तो जा ही रहे हैं, आशुतोष जी का पक्का नंबर है। तो ये हमारे में चर्चा चल रही थी और पता लगा बाहर तो कोई गुप्ता ब्रदर 2 एक साथ आ गए हैं। कहाँ से आए, आंदोलन में थे, पार्टी में थे, कब? तो वो शॉकिंग था सबके लिए। शाजिया इल्मी, वो भी आपके साथ थी ना आम आदमी पार्टी में? शाजिया भी थी, बट दिशाहीन है वो, अभी फिलहाल दिशाहीन है। आम आदमी पार्टी में रही और उसके बाद बीजेपी में है, और बीजेपी में जब उनको मैं देखती हूँ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम के खासतौर से मुद्दों पर जब बात आती है तो वो नहीं बोल पाती। Okay, आशुतोष एक अच्छे पत्रकार साबित हो रहे हैं अभी, क्या वापस योगेंद्र यादव उसमें चले गए हैं। योगेंद्र यादव जी ने भी एक देखा आम आदमी पार्टी का आंदोलन, पार्टी और सब कुछ, और आज भी वो जो काम करते थे सब लोग उसी में वापसी गए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। वरुण गांधी। वरुण गांधी जी को भी मैं कहूंगी हिम्मत दिखानी होगी। वो एक हिम्मत वाले नेता हैं जो पार्टी में रहने के बाद, सांसद होने के बाद तथ्यों पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखकर, बेरोजगारी हो, किसान हो, वो बोलते हैं अपनी बात को। कांग्रेस में स्वागत है। देखिए, कांग्रेस में उनको विचारधारा, राहुल गांधी जी से भी सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा अभी की बात करेंगे तो वरुण गांधी भाजपा में हैं और उस विचारधारा में है। अगर कोई उस विचारधारा को छोड़कर गांधी की विचारधारा को स्वीकारता है तो उसका स्वागत है। सचिन पायलट। सचिन पायलट जी का मैं कहूंगी भविष्य उज्जवल है और बिल्कुल उनको निरंतर लगा रहना चाहिए। कमलनाथ। कमलनाथ जी का एक अच्छा सफर रहा, संजय गांधी जी के समय से इंदिरा जी, राजीव जी, लंबा सफर उनका तय हुआ अनुभव है उनके पास। लोग कह रहे हैं घमंड की वजह से हार गए, कमलनाथ जी घमंडी। देखिए, कारण एक नहीं, कारण अनेक होते हैं, पर कमलनाथ जी के पास एक लंबा अनुभव है जो मुझे लगता है अब आने वाली पीढ़ी को उनको अशोक गहलोत सौंपना चाहिए। गहलोत जी भी ईमानदार, निष्ठावान, पार्टी के लॉयलिस्ट, छात्र राजनीति की उनकी हार गए चुनाव, हार जीत चलती रहती है। और भूपेश बघेल वो भी हार गए। तो हार जीत से क्या होता है? अटल जी हारे, इंदिरा जी हारी, और इस देश में कौन जीत हार तो चलता रहता है। केसीआर को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। एक बड़े हादसे का शिकार हुए हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी। मुझे आरएसएस और भाजपा उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों धर्म की कट्टरता की बात करते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते वो, जिससे देश का भला नहीं होता। मायावती। मायावती जी मुझे लगता है कि रिटायरमेंट ले चुकी हैं, ऐसा लगता है। अच्छा। रिटायरमेंट ले चुकी हैं। ममता बनर्जी। अब भी हिम्मत है उनमें, लड़ रही हैं। बंगाल देखिए किस तरीके से सीधा सत्ता, धन, बल, ताकत, मोदी जी, गृह मंत्री सब लगे हुए थे, और वो महिला जो है टक्कर देती है और जीतती है वापस। और वो अखिलेश वकीलेश।
नहीं, मैं फिर कहूंगी अखिलेश जी भी उत्तर प्रदेश का भविष्य हैं और उनको अपनी जमीन 10 साल से उनके पास नहीं है और आगे भाजपा जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि मायावती जी अब मैंने जैसे कहा मुझे लग रहा है रिटायर हो चुकी हैं, ऐसा लग रहा है, तो अब भाजपा के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी है, उसके पास एक युवा चेहरा है जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अनुभव है, पार्टी में उसको लेकर सर्व सहमतियां हैं और मुझे लगता है उनको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बोल रहे थे, चालू पार्टी बोल रहे थे आपको। मुझे लगता है इन सब चीजों से दोनों तरफ से, निजी हमलों से, निजी उससे व्यक्तिगत टिप्पणियों से इंडिया समूह में अब आप हैं, बचना चाहिए। जब आप नहीं थे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, आपको शुरुआत तो कमलनाथ जी ने की थी ना, अखिलेश वखिलेश बोलकर, उसके बाद फिर वहां से जवाब आया। बहुत से लोग के मुंह से बातें निकल जाती हैं, है ना, और कह दिया जाता है कुछ, लेकिन आज वो क्या अखिलेश जी इंडिया समूह में नहीं है ना, आज भी हैं, बात भी होगी, लेकिन मुझे लगता है इनको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। मेरे मुंह से अगर आपके लिए कुछ निकल ही गया है तो एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को सीखना चाहिए और आगे बढ़ना, क्योंकि मकसद हमारे बड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया मुझे अलका, मुझे आपसे ज्यादा मजा आया और मुझे मालूम नहीं आपके दर्शकों को कितना मजा आया होगा। पर जरूर बहुत मजा आएगा। इतना खुलकर मैंने आपको पहले बोलते हुए कभी नहीं सुना और मुझे यकीन है मेरे दर्शकों ने भी नहीं सुना होगा। नहीं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मुझे लगता है मैंने इतने खुल के पहले बात भी थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद थैंक यू इस चाय वाला इंटरव्यू के लिए। थैंक यू।